नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आवाज जा रही मेरे सबको। संस्कृति के 4 अध्याय। कौन सी विधा है ये? अभी बताया आप लोगों को। आलोचनात्मक। आलोचनात्मक निबंध या आलोचनात्मक लेख? पढ़ी आप लोगों ने ये किताब? जी सर। कितने पेज की किताब है लगभग ये? 500 पेज साढ़े की है पाँच सर। 550 पेज है इस किताब में। इसकी रचना की गई है 1956 ईस्वी में, रामधारी सिंह दिनकर। इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में डिटेल पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो वहां से आप लोग देख लेंगे। सिलेबस में संस्कृति के 4 अध्याय लगे हैं, और इसके अलावा इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, किस ईयर में पब्लिश हुई है, वो आप लोगों को देख लेना है। ठीक है। संस्कृति का 4 अध्याय क्यों लिखा गया, क्या उद्देश्य है, इसको जानने के लिए आप लोगों को इस किताब की भूमिका पढ़नी चाहिए, जो कि प्रथम संस्करण है, और तीसरे संस्करण की भूमिका। तो प्रथम संस्करण की भूमिका पढ़नी चाहिए, 2 पेज की भूमिका है ये। पढ़ी आप लोगों ने? यस सर। 1956, 5 जनवरी को लिखा हुआ है। और इस किताब की प्रस्तावना लिखी है जवाहरलाल भारत के नेहरू। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में। तो संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के विकास की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश किया है, और उनका उद्देश्य ये है कि जो सामान्य पाठक है वो अगर भारतीय संस्कृति को समझना चाहे कि भारतीय संस्कृति कैसी है, उस कैसे बनी है, उसके विकास की क्या क्या प्रक्रिया रही है, तो उसको बहुत सारी ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक किताब उठाए और वो समझ जाए उसके बारे में। ये लेखक ने खुद ही बोला हुआ है। तो इसमें भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर लिखा गया है। 4 खंडों में ही क्यों बांटा गया है, अभी देखेंगे आगे। एक तरह से ये भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, भारतीय संस्कृति का जायजा लेता है कि क्या रही है विकास की प्रक्रिया, क्या क्या चीजें आती हैं। संस्कृति, भारतीय संस्कृति को निर्धारित करने में किन किन चीजों का योगदान रहा है। ठीक है। और इसके लिए दिनकर जी को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस रचना के लिए। इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं कि मेरे जानते यह ग्रंथ अभी अपूर्ण है, किंतु 5 वर्ष तक परिश्रम करते करते मैं कुछ थक गया हूँ। इससे पता चलता है कि पुस्तक की रचना लगभग 5 से 6 वर्षों में की गई है। समझ पा रहे हैं आप लोग? 5 से 6 वर्ष व्यक्ति ने एक किताब लिखा हुआ है रिसर्च करके। इस पुस्तक में प्राचीन भारत से लेकर के आजादी तक का मतलब आधुनिक भारत तक भारतीय संस्कृति के विकास की प्रक्रिया क्या रही है, उसका तथ्यों के आधार पर शोध परक अध्ययन किया गया है, फैक्ट्स के आधार पर। एक रिसर्च, जैसे 5 साल में पीएचडी करते हैं, उसी तरह का है ये। पुस्तक में भारतीय संस्कृति को 4 भागों में बांटा गया है। दिनकर जी लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियां हुई हैं, तो इन 4 बड़ी क्रांतियों को आधार मानते हुए इन्होंने इस संस्कृति के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। और शायद ये कारण है कि उन्होंने इस किताब का नाम रखा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। कौन कौन सी क्रांतियां हुई? पहली क्रांति कब हुई? जब आर्य भारत में आए। तो पहली क्रांति का संबंध किससे है? आर्यों के आगमन से है। जब भारतवर्ष में उनका आर्यतर जातियों से संपर्क हुआ, आर्यों ने आर्यतर जातियों से मिलकर जिस समाज की संरचना की, जिस समाज की रचना की, वही आर्यों या हिंदुओं का बुनियादी संस्कृति बना। तो आर्यों का मतलब हिंदू। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी क्रांति कब हुई? जब महावीर और गौतम बुद्ध, जब बौद्ध धर्म आया, जब बुद्ध है, और इन्होंने जो ब्राह्मणवाद था, जो वेद था, उसका विरोध किया, और वेदों के अगेंस्ट
लिखा है इन्होंने। आप लोग पढ़ेंगे, आदिकाल में पढ़ेंगे बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सिद्ध और नाथ संप्रदाय। तो पंडिय सल सत्य बखाना ही देह ही बुद्धि वसंत न जाने। तो पंडितों ने क्या किया हुआ है, सत्य की बात करते हैं लेकिन उन्हें सत्य क्या है खुद ही नहीं पता है। आगम वेग पुड़े ही पंडित माड़ बदंती, पक्क सिर फले अली अजियम बाहरे भ्रमंती। वेदों में, आगमों में पंडितों ने जो लिखा हुआ है वो ठीक उसी तरह का ज्ञान है जैसे सिरफल होता है, जिसके बाहर की परत, जिसको बेल भी कहते हैं। बाहर की परत क्या होती है, सख्त होती है, और इसके अंदर होता है, अभी बेल का जूस पीते हैं लोग गर्मियों में खूब। जिस प्रकार से पके हुए सिरफल के बाहर भौरा केवल घूमता रहता है, वो अंदर का रस नहीं ले सकता, उसी तरह से पंडितों ने मर्म को जाने बगैर, भारतीय समाज संस्कृति के मर्म को जाने बगैर आगमों और वेदों की रचना की है, जो बेकार की चीज है, उसका विरोध करते हैं ये बौद्ध, नाथ, सिद्ध, उनके साहित्य में दिखाई देगा। कबीर उसी परंपरा से आते हैं, इसीलिए कबीर के साहित्य में भी बाय आडम्बरों, पंडितों, मुल्लों, जितने भी धर्म के ठेकेदार होते हैं, उन सब के ऊपर व्यंग्य दिखाई देगा। तो दूसरा युग तो तब आया जब बौद्ध धर्म आया। तीसरी क्रांति कब हुई? तीसरी क्रांति हुई जब इस्लाम का आक्रमण में, इस्लाम ने आक्रमण किया, इस्लाम का आगमन हुआ भारत में। तो नवजागरण को पढ़ते हुए हम लोगों ने दो तो पढ़ा ही था, एक तो मुसलमानों के आगमन के फलस्वरूप और दूसरा ब्रिटिशर्स के आगमन के फलस्वरूप। तो दो ऐसे संस्कृतियों का मिलन का समय रहा है जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, पढ़ा ही आप लोगों ने, इस पर चर्चा भी किया था हम लोगों ने। जब दो संस्कृतियां आपस में आकर के टकराती हैं तो वही थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस वाली प्रक्रिया होती है। मध्यकाल में एक संस्कृति थी इस्लाम, और दूसरी संस्कृति थी भारतीय संस्कृति। जब इस्लाम संस्कृति आई यहाँ पे तो इन दोनों संस्कृतियों में टकराहट हुआ, और ये टकराहट लंबे समय तक चला। फिर कुछ समय के बाद कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट बने जिसमें इस्लाम के लोग भी बोले कि हाँ ये ठीक है, भारत के लोग भी बोले कि ये ठीक है, और फिर ये संस्कृतियां क्या करती हैं, आपस में संवाद करती हैं, सिंथेसिस करती हैं, घुल मिल जाती हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है सामासिक संस्कृति। सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर या मुश्तरका तहजीब। ये हुआ था इस्लाम के समय भी, और यही हुआ था ब्रिटिशर्स के समय भी, जब भारत, यूरोप के लोग भारत में आए, खास करके ब्रिटिशर्स। और उनके आने के बाद जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान आया, भारतीय जो परंपरा थी, तो उसमें सामंजस्य की स्थिति आई। तो दिनकर ने इन चारों क्रांतियों को संस्कृति के विकास में एक अहम पड़ाव माना है, और इसके माध्यम से वो भारतीय संस्कृति के जो विकास की प्रक्रिया रही है उसको दिखाया हुआ है। पूरे किताब में यही चीज है इसमें। दिनकर जी की मान्यता है, जो उन्होंने लिखा हुआ है इस किताब में, कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में आर्य एवं द्रविड़ भाषा परिवार के लोगों के साथ साथ मध्यकालीन मुस्लिम संस्कृति और आधुनिक अंग्रेज संस्कृति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो यही चार अध्याय हो गए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आर्य, द्रविड़, मुस्लिम, अंग्रेज, इन चारों के प्रभाव को ही भारतीय संस्कृति के चार अध्याय मानते हैं। और दिनकर जी की जो यह मान्यता है वो नेहरू जी के भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया से प्रभावित है। किताब की प्रस्तावना में नेहरू जी लिखते हैं इसमें, जिसको मैंने इसमें नोट्स में आप लोगों के शामिल किया हुआ है, भारत की संस्कृति आरंभ से ही, प्रस्तावना वाला ये है। प्रस्तावना में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि भारत की ओर देखने पर मुझे लगता है, जैसा कि दिनकर ने जोर देकर दिखलाया है, जैसा कि दिनकर भी लिखते हैं, भारतीय जनता की संस्कृति का रूप क्या है, सामासिक है। क्योंकि कई सारी संस्कृतियां आई और यहाँ पे घुल मिल गई। तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि विभिन्न संस्कृतियां जो आई उनको आत्मसात कर लिया, उनको अपने में समाहित कर लिया। तो इस मामले में भारतीय संस्कृति बहुत सहिष्णु मानी जाती है, और उसका विकास धीरे धीरे हुआ। और तो इस संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुंचता है। दूसरी ओर इस संस्कृति पर आर्यों की बहुत गहरी छाप है।
जो भारत में मध्य एशिया से आए थे। पीछे चलकर यह संस्कृत उत्तर पश्चिम से आने वाले, फिर समुद्र की राह से पश्चिम से आने वाले लोगों से बार बार प्रभावित हुई। ठीक है, तो इस्लाम संस्कृति की बात हो रही है। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने धीरे धीरे बढ़कर अपना आकार ग्रहण किया। तो हमारी संस्कृति ने जो आकार ग्रहण किया है वो इन्हीं चार चीजों के प्रभाव के स्वरूप आकार ग्रहण किया, वो इसको नेहरू जी भी एक्सेप्ट करते हैं। किंतु इस संस्कृति में समन्वय तथा नए उपकरण को बचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता थी। तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाए समन्वय की विशेषता और आत्मसात कर लेना, जिसको तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में दिखाया है। तुलसीदास की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है वो मानी जाती है समन्वय की चेतना, और राम का चरित्र जो है वो समन्वय की चेतना लेकर के आते हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। तो वैष्णव और शैवों में जो डिबेट था उसको राम के द्वारा ये बात कहवा करके तुलसीदास ने बहुत कुछ उसको खत्म कर दिया और साथ रह करके एक मिलजुली जुली संस्कृति के साथ रहने पे बल दिया। लेखक ने क्या निवेदन किया है, लेखक मतलब रामधारी सिंह दिनकर ने, कि भारत की संस्कृति आरंभ से ही सामासिक रही है, कट्टरता नहीं, सामासिक, मिलजुल कर रहना, विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय के लोग मिलकर के रहते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहां भी हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है, एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामासिक संस्कृति की विशेषता है। तो सामासिक संस्कृति अगर पूछा जाए कि भारतीय संस्कृति का केंद्रीय भाव क्या है, तो सामासिक संस्कृति है। हिंदू मुसलमान जो देखने में अब दो लगते हैं, तब क्या थे? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने जब देखा कि ये तो दोनों एक साथ हैं तो बहुत हमें खतरा है, हमारे अस्तित्व को संकट है। फिर 1857 के बाद स्टेप वाइज उन्होंने पॉलिसी बनाई और हिंदू और मुसलमानों में भेद पैदा किया, और वो भेद 1947 में जाकर के विभाजन का रूप ले लेता है। जो देखने में दो लगते हैं किंतु उनके बीच सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में समर्थ नहीं रहे हैं। यह कार्य राजनीति नहीं, शिक्षा और साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, शोध करेंगे, टीचर बनेंगे, तो आप लोगों को सामासिक संस्कृत कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जेएनयू में जब हम एमए करते हैं तो एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको उर्दू साहित्य भी पढ़ना होता है, और उर्दू साहित्य पढ़ने के साथ ही जो उर्दू के स्टूडेंट होते हैं जिनका उर्दू साहित्य होता है, जिन्होंने उर्दू साहित्य का चयन किया हुआ है, और आपने हिंदी साहित्य का चयन किया हुआ, आप हिंदी साहित्य से मास्टर कर रहे हैं, वो उर्दू साहित्य से मास्टर कर रहे हैं, लेकिन इस एक सेमेस्टर के दौरान दोनों स्टूडेंट एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं वहां जेएनयू में। तो इसका उद्देश्य ये है कि दोनों एक दूसरे को जान सके। हम किससे घृणा करते हैं, किससे दूर रहते हैं? जिसको हम जानते नहीं है। जिसको हम जानने लगते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमारे जैसा ही है। तो दोनों के मन में जो पूर्वाग्रह होते हैं वो पूर्वाग्रह खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो इस कदर होना चाहिए कि वो कंपोजिट कल्चर को मोटिवेट करे, कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा दे, सबको साथ लेकर चलने की जो बात है उसको बढ़ावा दे। ये राजनीति का काम है कि वो लोगों के बीच में फूट डाल करके और अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं वो। इस दिशा में साहित्य के भीतर भी कितने छोटे बड़े प्रयत्न हो चुके हैं। साहित्य का काम भी यही है। साहित्य वो नहीं है जो समाज में वैमनस्य फैलाए, समाज में फूट फैलाए, बल्कि साहित्य वो है जो सबको जोड़े। ठीक है, और ये जो पुस्तक उन्होंने लिखा हुआ है उसी का एक विनम्र प्रयास है। तो इस किताब को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है, जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किताब बहुत मोटी है, 550 पेज की है, आप में से बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसके माध्यम से आपको इस किताब को समझने में मदद मिलेगी वो सारा आप लोग पढ़ लें। ठीक है। अब उन्हीं चार क्रांतियों के आधार पर दिनकर जी ने इस किताब के 4 अध्याय किए हुए हैं। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि कितने अध्याय हैं, तो बता देना है कि 4 अध्याय हैं, और हर अध्याय को इन्होंने प्रकरणों में विभाजित किया है। जैसे आपके पीएचडी में क्या होता है, एक होता है चैप्टर और दूसरा क्या होता है, सब चैप्टर। ठीक है, तो सब चैप्टर का मतलब होता है उप अध्याय। एक अध्याय को अगर अच्छे से समझना है, अच्छे से विश्लेषण करना है, तो उसको कई सारे सब चैप्टर्स में तोड़ दिया जाता है, जिसमें
किसी खास सब चैप्टर में किसी खास चीज को ही फोकस किया जा सके, उसका विश्लेषण किया जा सके। तो प्रकरण का मतलब कुछ नहीं है, उपाध्याय से मतलब है। तो पहला चैप्टर क्या है, पहला अध्याय क्या है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन। हिंदू संस्कृति का वर्णन का मतलब वही आर्यों का प्रभाव। ठीक है, तो भारतीय जनता कैसी थी, आर्य और द्रविड़ समस्याएं क्या थी, आर्य आने के बाद और आर्यों के आर्योत्तर जो संस्कृति था वो कैसा रहा। तो पहले चैप्टर में उन्होंने वही आर्यों के आगमन को लेकर के लिखा हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू भी मानते हैं कि भारत बाहर आर्य जो है बाहर से आए थे, और रामधारी सिंह दिनकर भी मानते हैं कि आर्य जो है वो बाहर से आए हुए थे। ठीक है, तो इस किताब में इसको सहमति दी गई है। दूसरे अध्याय के अंतर्गत इस पे बात किया गया है कि प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह मतलब वही वैदिक और पंडितों ने जो अपना विशेषाधिकार बना लिए थे, उसको लेकर के बौद्धों ने जो विद्रोह किया था उसको इसमें शामिल किया गया है। तो बुद्ध से पहले हिंदुत्व कैसा था इस पे चर्चा किया इन्होंने। फिर जैन धर्म की क्या मान्यताएं थी, बौद्ध धर्म की क्या मान्यताएं थी, वैदिक वेदों को लेकर के और बौद्ध मत को लेकर के क्या समानताएं हैं, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या अंतर विरोध है, उस पर बात किया हुआ है। प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। प्राचीन भारत के समय दुनिया के देशों में क्या हो रहा था उसको उन्होंने लिखा है। बौद्ध साधना और शाक्त साधना, इसके बीच में क्या था, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग और बौद्ध आंदोलन जो चले उसके सामाजिक आधार क्या थे, क्या प्रासंगिकता थी उनकी। तो ये सारी चीजें बात की गई। अगर परीक्षा में पूछे कि इसके अध्याय 2 में किसके बारे में बात की गई है, आर्यों के बारे में, बौद्धों के बारे में, इस्लाम संस्कृति के बारे में, ब्रिटिश संस्कृति के बारे में, क्या बताएंगे आप लोग। इस्लाम के बारे में। बौद्ध के बारे में। द्वितीय अध्याय में बौद्ध के बारे में बात की गई है। ठीक है, अभी समझाया लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत डीप से सवाल नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा कि द्वितीय अध्याय में क्या है, ताकि ये पता चले कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा किताब को। क्लियर है सबको, ये सवाल कहाँ से आएगा। तृतीय अध्याय में क्या है, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। अभी जो बताया कि इस्लाम संस्कृति और हिंदू संस्कृति के बीच में मध्यकाल में जब इस्लाम का आक्रमण हुआ, आगमन हुआ भारत में, तो उसमें क्या हुआ है टकराहट हुई दोनों संस्कृतियों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के सवाल उठे, इस्लाम धर्म को लेकर के बात की गई, मुस्लिम आक्रमण का हिंदू समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, हिंदू मुस्लिम संबंध कैसे बने, इस्लाम धर्म का हिंदुत्व पर क्या प्रभाव पड़ा, भक्ति आंदोलन जो उपजी उसको लेकर के बात कि भक्ति आंदोलन में इस्लाम का कितना योगदान था, क्या इस्लाम के आक्रमण के फलस्वरूप वो हुआ था या भारतीय समाज की विकास परंपरा का सहज स्वतः और स्फूर्त विकास था वो। ठीक है, तो सिखों को लेकर के कला और शिल्प पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा, साहित्य और भाषा का प्रभाव, उर्दू का जन्म हुआ, हिंदू उर्दू का विवाद प्रमुख विवाद रहा है हिंदी साहित्य में, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप, और फिर कैसे जब दोनों संस्कृतियां मिल गई तो एक कंपोजिट कल्चर बना, उसकी बात। ठीक है, तो तीसरे अध्याय में इसकी बातें की गई हैं। चतुर्थ अध्याय में क्या है, भारतीय संस्कृति और यूरोप, ब्रिटिश का जब आगमन होता है आधुनिक युग में तो उसकी बात हो रही है तो भारत में यूरोप का आगमन हुआ, आगमन जब आए ब्रिटिश तो अपने साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान लेकर गए, तो उससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांतियां हुई। ठीक है, और वो अपने साथ एक धर्म भी लेकर के आए थे जो ईसाई धर्म था, तो ईसाई धर्म का भारतीय जनता पे क्या प्रभाव पड़ा, हिंदुओं में क्या नवोत्थान आया, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे, नवजागरण वाली जो बात है वो। फिर तमाम समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए उस समय, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज की स्थापना हुई, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, वेदांत दर्शन स्वामी विवेकानंद, ठीक है, लोकमान्य तिलक, अरविंद, महात्मा गांधी जो आधुनिक युग के चिंतक रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी क्या था, हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, वही सामाजिक संस्कृति के पक्षधर। विश्व दर्शन के प्रवर्तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और मुस्लिमों का नवोत्सव सर मोहम्मद इकबाल, और भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो ये सारी चीजें इस किताब में बताई गई हैं। तो लगभग इतना आपको पता होना चाहिए, अगर इतना पता होगा तो आप लोग इससे जुड़े सारे सवाल सही कर लेंगे। कभी समय मिलेगा तो इस किताब को पढ़िएगा आप लोग। इस पुस्तक को
रामधारी सिंह दिनकर ने किसको समर्पित किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे ये? राष्ट्रपति राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे। जी। यस सर। तो उन्होंने लिखा है कि सामासिक संस्कृति के साकार प्रतिमा, तो राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने सामासिक संस्कृति की साकार प्रतिमा बोला है, और इसीलिए ये किताब उन्हीं को समर्पित कर दिया है, क्योंकि इस किताब का मूल उद्देश्य क्या है? भारत की संस्कृति के बारे में सामासिक संस्कृति को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति के जो सबको आत्मसात कर लेने की क्षमता है उसके बारे में बताना सबको। ठीक है, वो लिखते भी हैं इस पुस्तक में कि इस पुस्तक की रचना जनसाधारण के लिए की गई है। प्रथम संस्करण की भूमिका में कहते हैं, तो भूमिका आप लोग पढ़ जाइएगा, 2 पेज का है। उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दिया है, जब आप पढ़ेंगे तो रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, इसे मैंने विद्वानों और विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा है। असल में यह उनके काम की चीज है जो खोजपूर्ण ग्रंथों का सामना नहीं करना चाहते, जो भारतीय संस्कृति को समझना तो चाहते हैं, किंतु जिनके पास सैकड़ों ग्रंथों के व्यूह में जाने का अवकाश नहीं है। मतलब भारतीय संस्कृति को समझना है तो कोई एक किताब आपको चाहिए नहीं मिलेगी, बहुत सारी किताबों को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और जो अनुसंधान और खोज की नीरस भाषा से भी घबराते हैं, तो एक सरल भाषा में, आसान भाषा में भारत की सामाजिक संस्कृति के बारे में, संस्कृति के विकास के बारे में बताया जाए लोगों को, इस किताब का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो इसके मुख्य पाठक जनसाधारण होंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो ये जनसाधारण के लिए लिखा गया है, जनसाधारण को के लिए लिखा गया है। जनसाधारण को भारतीय संस्कृति के बारे में एक सामान्य परिचय देना है, और कैसे देना है? आसान भाषा में हो, एक ही जगह उन्हें सारी चीजें मिल जाए, ताकि वो भारतीय संस्कृति के महत्व को जान सके। ठीक है, इसके समर्पण पृष्ठ पे एक 2 लाइन की संस्कृत में लिखी गई है, हे था आर्य, हे था अनार्य। तो आर्य अनार्य ये सारी चीजें लिखी हुई है। अगर परीक्षा में पूछ लेगी किस किताब से है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय से ली गई है। तो यही सारी चीजें हैं, इसी को आप लोग पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो ये दोनों नोट्स आप लोग अच्छे से पढ़ जाइए, सवाल आएंगे इसी के अंदर से, इससे बाहर से नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ी देर बाद मिलते हैं पेपर 1 की क्लास में।